नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर हम एसएससी, जीडी, यूपीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करंट अफेयर्स का भी रहता है, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि कई बच्चों की डिमांड थी कि सर आपकी जो चैनल है जिस पर करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो जिस वजह से अब हम क्या करने वाले हैं, आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस भी देने वाले हैं। तो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जितने भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी 1 जनवरी 2024 के बाद से ही आपके करंट अफेयर्स स्टार्ट किए हैं। और करंट अफेयर्स का जो सीरीज रहेगी, या फिर आपको करंट अफेयर्स समझाने का कह सकते हो कि अभी जो तरीका आया है वो हम लोगों ने, यानी जो इनिशिएटिव लिया है वो कैसा है, वो वीकली करंट अफेयर्स का है। ठीक है, तो वो क्या है, वो वीकली करंट अफेयर्स आपको कराए जाएंगे। और ये जो आज मैं कराने वाला हूँ 1 to 6 के ही हैं, 1 to 6 जनवरी। क्योंकि अभी क्या था कि अभी तक हमारे माइंड में अभी करंट अफेयर्स की डिमांड इतनी थी नहीं, तो हम लोग करंट अफेयर्स करा भी नहीं रहे थे। तो बच्चों की डिमांड आई तो हम लोगों ने अब वीकली कराने का निर्णय लिया है। यानी डिसीजन जो लिया है वो 1 से 6 जनवरी। अभी जो ये क्लास जो होनी थी वो मंडे को होनी थी, कह सकते हैं किसी किसी रीजन से रह गई, मंडे की जगह पे आज बुधवार को हो रही है। तो बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है करंट अफेयर्स का। जो हमें करना है, यानी जो अभी प्रेजेंट में जो न्यूज़ चल रही है, यानी जो मान लीजिए आज कुछ होता है, तो उसके लिए उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, हमें उनको देखना है। और इसमें एक और खासियत है कि जब भी हमें करंट अफेयर्स पढ़ना हो, तो उस करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट क्या रहता है, करंट अफेयर्स तो है ही, इसके अलावा स्टैटिक जीके का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें इसी से आपका स्टैटिक जीके बनता है, क्योंकि जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा वाइड है। हम जीके को इतनी जल्दी कवर नहीं कर सकते, और बिना, क्योंकि उसको कवर करने के लिए, यानी आप कह सकते हो करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको स्टैटिक जीके भी आसानी से कवर हो जाएगा। उसका रीजन है कि जो मान लीजिए कोई न्यूज़ आपकी, अभी मैं आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी न्यूज़ आती है तो उससे रिलेटेड जीके क्या है, उससे रिलेट करके हम उस जीके को भी याद कर सकते हैं। और मान लीजिए वो उसी से रिलेट करके 2-3 बार कोई करंट आपका आ जाता है, करंट टॉपिक, तो हम उसको लिंक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को पढ़ सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स के साथ साथ, यानी स्टैटिक जीके के साथ साथ, इसमें ज्योग्राफी का पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है। मान लीजिए कहीं पर कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, मान लीजिए नदी पर होती है, या फिर नदी पर कोई इलेक्ट्रिक पावर का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता है, या मान लीजिए बांध बनाया जाता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक बांध बना है तो कहाँ बना है, किस नदी पर बना है, नदी किसकी सहायक नदी। तो ऐसे सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से। पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी में मान लीजिए आपकी कोई नई संस्था बनी या अमेंडमेंट हुआ कोई, तो वो आपके चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस आपको करंट से देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चंस तो नहीं बन सकते, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं जो अभी न्यूज़ में रहे हो, न्यूज़ की वजह से वो आपके पेपर में आ गए हैं। तो ये सारी न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। इसके अलावा आपका जो पार्ट, यानी जो आप सब्जेक्टिव नॉलेज पढ़ रहे हैं, यानी सब्जेक्ट की जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो भी इसमें इसी से आपकी कवर हो जाती हैं। तो ठीक है, तो आज की सबसे पहली क्लास है, तो आपको जो आप पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको क्लास कैसी लगी, अब उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर ये आपको क्लास समझ में आती है तो ये सीरीज आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। ठीक है, जितनी भी आपको सीरीज अभी आने वाली, जितने भी क्लास है, यानी जितने भी टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक आपको इसी में कवर होते जाएंगे। करंट अफेयर्स ही सही, आपको अभी वीकली ही मिल रहा है, लेकिन वीकली को अभी हम आगे भी कवर कराएंगे ही, यानी उसको रेगुलर बे पे भी हम ला सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। चलिए फिर से आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका करंट अफेयर्स का, कि डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, यानी स्थापना दिवस की बात करते हैं तो कौन सा मनाया है, ये हमें वो पूछा गया है। कब मनाया है, डीआरडीओ ने बनाया कब है, 1 जनवरी को मनाया है। कब मनाया है, 1 जनवरी को। ठीक है, स्थापना दिवस की बात करेंगे, अगर आपको फॉर्मेशन डे पता है तो आप आसानी से बता सकते हो कौन सा है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। तो इस्टेब्लिश कब हुई थी, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी डीआरडीओ की, वो स्थापना हुई थी आपकी 1958 में। ठीक है, तो 1958 के अकॉर्डिंग इसका जो स्थापना दिवस है वो कौन सा है, 66, यानी 66वां स्थापना दिवस है। अब इसका और चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे आपका कह सकते हो इसका हेड क्वार्टर, मुख्यालय कहाँ पर है, वो है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में।
ठीक है। न्यू दिल्ली के अलावा अब क्या इंपॉर्टेंट बनता है, चेयरपर्सन। ठीक है, इसके चेयरपर्सन कौन है या फिर इसके हेड कौन है, समीर बी कामत। ठीक, ये समझ में आया। 1 जनवरी को स्थापना हुई थी, 1 जनवरी को स्थापना, एक मिनट, कॉल आ रहा था इस वजह से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी को 1958 में इसका स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 1958 को। इसका स्थापना दिवस जो हम मना रहे हैं वो 66वां है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, समीर वी कामा। तो बहुत ही आपका ये जो पार्ट है, मैं कह सकते हो कि बहुत हमारे इंडिया का बहुत अच्छी आर्म्स है, ये हमारे हाथ हैं। डीआरडीओ हो गया, आपका इसरो हो गया, क्योंकि इनके द्वारा कुछ ऐसे वर्क किए जाते हैं जो कि इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट क्रिएट करते हैं। तो जैसे डीआरडीओ ने कई सारे ऐसे मूवमेंट क्रिएट किए हैं। तो डीआरडीओ की यानी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो चीज़ें मैं बोर्ड पे नहीं लिखूं वो आप ऐसे अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो जिससे कि आपको वो चीज़ें जल्दी आसानी से आप उस चीज़ों को लिख सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें वर्ड पर नहीं आती तो मैं कुछ बोलते हुए चला जाता हूँ, उन चीज़ों को भी आप नोटिस कर या फिर कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो वो भी आपके नोट्स में काम आ सकते हैं। इसके अलावा, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जो आपका एक इसने प्रोग्राम चलाया था, IGMDP। इसका मतलब है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत हमने क्या बनाया था, पटना बनाया था। अब माइंड में आ रहा होगा, अरे पटना तो आपका क्या है, आपके बिहार की कैपिटल है, लेकिन ये कैसे बना दी। ये वो पटना नहीं है, ये एक ट्रिक है याद करने की। क्योंकि पी से है आपका पृथ्वी, यानी मिसाइल्स के नाम है, उसको याद करने का तरीका है। पी से आपकी पृथ्वी, ए से आपका अग्नि, ठीक है, टी से आपका वो त्रिशूल, और एन से नाग, और ए से आपका, एक मिनट, चलिए बात करते हैं इसी की फिर से। पटना में आपका पृथ्वी, ए से आपका अग्नि, टी से आपका त्रिशूल, एन से नाग, और ए से आकाश। ये सारी क्या इंटीग्रेटेड कॉन्टिनेंटल मिसाइल हैं। तो इस IGMDP के थ्रू इसको इन मिसाइल्स को क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिलायंस पावर ने अपनी कलाई सेकंड पनबिजली योजना, कलाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को इसने क्या किया है, बेच दिया है। किसको बेचा है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये थोड़ी ना कि इस किसको भेज दिया, THDC को। अगर इतना है बस, ये करंट अफेयर्स में आपको याद करना है। मैंने क्या बोला था, करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आपको उतना करना है कि किसको, किसने बेचा, रिलायंस ने बेचा। किसको बेचा, THDC को बेचा। क्या बेचा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसको बेचा। कि कौन सा वाला, कलाई सेकंड। ठीक है, कलाई सेकंड। अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट तो हुआ है, कितने, ये प्रोजेक्ट कितना था, 1200 मेगावाट का था। ठीक है, कितना था, 1200 मेगावाट का था। अब आपके ये पूछा जाए कितने में बेचा, तो आप लिख सकते हो 128 करोड़ में बेचा। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे कहूँगी स्टैटिक जीके का पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है इसमें स्टैट। तो ये आपका जो दिख रहा है ना, कलाई सेकंड पनबिजली परियोजना, यानी कलाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। कहाँ पर है, लोहित रिवर बेसिन में। ठीक है, लोहित रिवर बेसिन। और ये कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक वाला प्रोजेक्ट, ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, समझ में आया, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, किस नदी पर है, लोहित रिवर बेसिन पे। और इसके अलावा कौन सा है, कलाई सेकंड। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, कलाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है, किस स्टेट में है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कैसे पता होंगी, मैं बताऊंगा ना। कलाई सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है, लोहित रिवर पे। लोहित रिवर जो है किसकी सहायक नदी, मैंने अभी क्या बोला था कि आपका ज्योग्राफी के भी पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं। कैसे बने, लोहित रिवर किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी 22 ट्रिब्यूटरी है,
ये कौन सी है? बाई ट्रिब्यूटरी यानी बाई सहायक नदी है, कौन सी? लोहित रिवर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन इस पे बना सकते हो कि लोहित रिवर पर आपका एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। भूपेन हजारिका ब्रिज जो है वो भूपेन हजारिका ब्रिज कहाँ पर है? असम में है। किस पर है? लोहित रिवर पर है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा कि भूपेन हजारिका नाम रखा है, तो क्यों रखा गया है? उसका रीजन है क्योंकि ये असम के क्या है? लोक गायक हैं। कौन है? असम के लोक गायक हैं और इनको 2019 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। तो कैसे इन सारी चीजें लिंक कर सकते हो? तो वो इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो कि लोहित रिवर का इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश के राष्ट्रपति किस देश के राष्ट्रपति फेलिक्स सिसेकेदी को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? ठीक, इसकी बात करेंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे कि ये हमें क्यों याद करना है? आपके ये भी करंट अफेयर्स में बहुत बार पूछा जाता है कि इस देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं, इस देश के पीएम कौन बने हैं, इससे अलावा करेंसी कौन सी है, कैपिटल कौन सी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब सारी करेंसी, सारी कैपिटल, सारे राष्ट्रपति आपको याद नहीं करने, आपको कौन से करने हैं? जो न्यूज़ में है, जो करंट में है। तो करंट में कौन आए हैं? सिसेकेदी। जबकि ये करंट नहीं, वैसे तो ये हिस्ट्री मान लीजिए, क्योंकि क्या है कि ये पहले भी बन चुके हैं, अब इनका सेकंड टर्म आया है इसलिए ये करंट में आ गए। ठीक है, तो सिसेकेदी जो हैं ये कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं और सेकंड टर्म बने हैं, सेकंड टर्म है इनका। तो ये कहाँ के हैं? ये बने हैं आपके डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के। कहाँ के बने हैं? कॉन्गो के राष्ट्रपति बने हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉन्गो की। याद करने का तरीका अगर करना है तो आप कॉन्गो के कैदी ऐसे याद कर सकते हो। कॉन्गो के कैदी कौन है? सिसे कैदी। ठीक है कौन है? प्रेसिडेंट है। इसके अलावा यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है और एयर इसकी कैपिटल क्या है? करेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे करेंसी है फ्रैंक। कौन सी करेंसी है? फ्रैंक। इसके अलावा कैपिटल क्या है? किंशासा। कौन सी है? किंशासा। ये यहाँ की कैपिटल है। तो कैसे हमको सारी चीज़ें याद करनी है? अब इसको आप लिख लो। लिखने के बाद में क्या होगा? जैसे जैसे आपके राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर चेंज होते जाएंगे आप उनकी एक लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बनाने से क्या होगा? आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जब भी कोई भी राष्ट्रपति चेंज होता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, तो आप आसानी से इनका भी आप लिंक कर सकते हो कि हाँ एक और हुए थे। कौन से हुए थे? कॉन्गो के हुए थे। क्या नाम था? सिसेकेदी नाम था। ठीक है, वहाँ की करेंसी क्या है? वहाँ की करेंसी फ्रैंक है। वहाँ की कैपिटल क्या है? किंशासा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप लिंक हो जाएंगे। और जब आप बार बार इन चीज़ों को रिपीट करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहने वाली हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में अपना पहला स्नैक पार्क मिला है? इसका मतलब क्या है? यानी हम देखते हैं कहीं पर टाइगर रिजर्व बना दिया। ठीक, टाइगर के लिए इसको रिजर्व कर दिया। कहीं पर एलिफेंट रिजर्व बना दिया। ठीक, और कहीं पर घड़ियालों के लिए बना देते हैं। तो वो सारी चीज़ें करता कौन है? वो करता है आपका CZA। कौन है? CZA। यानी CZA क्या करता है कि आपके जब भी कोई भी जू बनाए जाते हैं या किसी से आपके मान लीजिए किसी एनिमल के लिए रिजर्व किया जाता है, तो उसका काम कौन करता है? CZA करता है। और CZA है आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, क्या है? CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक, अब ये सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है ये किसी के अंडर में काम करती होगी। तो किसके अंडर में काम करती है? ये करती है, अब बात जू की है या फिर किसी जानवर की है तो आपको पता है कि ऐसी चीजें किसी किसके अंडर आएंगी? एनवायरनमेंट के अंडर आएंगी। एनवायरनमेंट के अंदर अगर आती हैं तो यहाँ पर मिनिस्ट्री कौन सी आ जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आपको बताने हैं पर्यावरण के मंत्री कौन है। पर्यावरण मंत्री कौन है आपको ये कमेंट बॉक्स में डालना है कि हमारे भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर किसके हाथ में है। ठीक है, यानी अब बात करेंगे CZA की, यानी सेंट्रल जो अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर काम करती है। ये क्या करती है? ये जितने भी जू आपके बनने वाले हैं उनकी परमिशन देती है, या फिर मान लीजिए जो बन चुके हैं उनका मेंटेनेंस का काम भी यही करती है, रख रखाव। ठीक है, बनना क्या है? स्नैक पार्क। ठीक है, कहाँ बनना है? ये बनना है राजस्थान में।
कहाँ बनना है? राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर राजस्थान में बनना है तो राजस्थान में भी कहाँ बनना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोटा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये रखना है कि राजस्थान का पहला है। कोई भी चीज़ पहली हो तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली चीज़, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आप जानते ही हैं। जैसे स्नैक बार कहाँ है? पहला राजस्थान। इसके अलावा ये भी याद रखना है राजस्थान का ही नहीं, ये भारत का भी पहला स्नैक पार्क है। होना क्या है, इसमें जितने भी आपके स्नैक की प्रजाति यानी सांपों की जो प्रजाति हैं वो सारी कहाँ होंगी? यहाँ पे रखी जाएंगी। मान लीजिए कभी इस पे रिसर्च करनी हो तो रिसर्च करने के लिए आपके लिए क्या होगी? टीम आएगी और रिसर्च कर सकती है अपने यहाँ। इसके लिए ये नहीं है कि आपको जंगलों में भटकना पड़ेगा। आप क्या है, स्नैक पार्क आइए, सांपों से रिलेटेड आपको कोई भी रिसर्च करनी है आप करिए, फिर जाइए। ठीक, तो इसके लिए क्या किया? सीजेड ने एक स्नैक पार्क बनाया राजस्थान में, कोटा में। भारत का भी पहला है, राजस्थान का भी पहला है। इतना आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। बीएपीएस एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में यानी किया जाएगा? ठीक, ऑप्शन में आपको दिया यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान और कतर। ये जो बनने वाला है ये बनने वाला है आपका यूएई में। ये आप याद कर लो कि जो बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन है ये कहाँ होने वाला है? यूएई में होने वाला है। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? उद्घाटन करेंगे आपके पीएम मोदी। ठीक है, उद्घाटन कौन करने वाले हैं? पीएम मोदी करने वाले हैं। और उद्घाटन होगा कब? इसका उद्घाटन होगा 14 फेब को, 14 फेब 2024 को इसका उद्घाटन होने वाला है। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, इसका मतलब पीएम यहाँ पर हिंदू मंदिर बना ही क्यों? कह सकते हो कि ऐसा हुआ था कि पीएम मोदी कहाँ गए थे 2015 में? पीएम मोदी गए थे आपके यूएई। यूएई में जब गए थे तो वहाँ पर 2015 में कोई प्राइम मिनिस्टर यूएई 34 साल बाद पहुंचा था। 34 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर 2015 में यूएई पहुंचा था। तो कहते ना कि एक रेस्पेक्ट देना, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए क्या किया यूएई ने? उनको रेस्पेक्ट देने के लिए एक ज़मीन दे दी। उन ज़मीन पर क्या किया जाएगा कि आपकी रेस्पेक्ट के लिए हम यहाँ पे हिंदू मंदिर बना देंगे। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? मंदिर बनाने वाले हैं। आप जानते हैं यूएई आपका क्या है? एक मुस्लिम कंट्री है। वहाँ पर मंदिर होना एक हमारे लिए कह सकते हो प्राउड का मोमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कह सकते हो कि एक देश है, वहाँ पर देश में क्या है? एक मंदिर बनने वाला है। किसका मंदिर बनने वाला है? कृष्ण का मंदिर बनने वाला है। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? पीएम मोदी करेंगे। यूएई ने यहाँ पर 34 साल बाद कोई प्राइम मिनिस्टर पहुंचा, जिस वजह से वहाँ पर क्या किया? उनकी रेस्पेक्ट में आपको एक ज़मीन दे दी। ठीक है, तो इस वजह से आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि अच्छा ठीक है, आप बीएपीएस की जो फुल फॉर्म है वो अगर आपको पूछी जाए तब क्या करोगे? बीएपीएस है क्या? बीएपीएस क्या है? जैसे आपके अक्षरधाम मंदिर बने होते हैं, स्वामी नारायण के मंदिर बने होते हैं, वो है क्या कि बीएपीएस बचोन स्वामी यानी बीएपीएस से क्या है? बचोन सन्यासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ये एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है? स्वामी नारायण से रिलेटेड जितने भी मंदिर हैं वो यही बनाती है। तो जब ज़मीन मिली थी तो ज़मीन मिलने के बाद में एक मंदिर बनाया जाएगा, उसके लिए एक संस्था भी निर्धारित की जाएगी। वो संस्था थी आपकी बीएपीएस। तो यही आपके मंदिर की रखरखाव आप करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, इस पे और क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो क्या है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल कहाँ पर है, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि रामायण की बात हो रही है। रामायण का मतलब राम से रिलेटेड बात हो रही है, तो हो सकता है अयोध्या हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अयोध्या ही हो। इस जगह का जो आंसर है वो है आपका बिहार। ठीक है, 3.5 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? बिहार में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल है। ठीक है, राम मंदिर की बात करते हैं वो आपका अयोध्या में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, अब ये क्या है? मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है, सुकन्या समृद्धि योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? अब आपके माइंड में क्या आएगा कि किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन में दे रखे हैं 17, 16, 15 और 14। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं। माइंड तो यही कहेगा
लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि करंट अफेयर्स का तरीका ऐसा भी होता है कि कोई जैसे स्कीम होती हैं, वो स्कीम में कुछ चेंजेस लाए जाते हैं और वो चेंजेस लाने की वजह से वो स्कीम क्या आ जाती है, न्यूज़ में आ जाती है। जब न्यूज़ में आएगी या करंट में आएगी तो वो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट तो बना, लेकिन पूछा इस तरीके से जाता है, मान लीजिए ये जो योजना थी कब लाई गई थी, या ये चीज़ इसमें अभी चेंज हुई है, ये चेंज होने के बाद में, अब ये चेंज होने के बाद में अब इससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इसकी योजना कब लाई गई थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं। तो बात करेंगे किसकी, सुकन्या समृद्धि योजना की। इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। कब लॉन्च किया गया था, अब आप आंसर आपको मिल ही गया है, सी इसका ऑप्शन है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, होना क्या है इसमें, जब भी आपके कोई भी लड़की हो, जब भी क्या हो, गर्ल चाइल्ड हो आपके, अगर होती है तो क्या करना होगा, आपको इस स्कीम के तहत, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत क्या करना होगा, 250 रुपये से आपको क्या करना है, एक अकाउंट ओपन कराना है। ठीक है, अकाउंट ओपन कराना है कितने से, 250 रुपीज़ से। इसके अलावा क्या करना होगा, 150 के मल्टीपल, यानी 150 रुपये के मल्टीपल्स में। मल्टीपल का मतलब, मान लीजिए आपके पास 300 रुपये हैं तो जाके आप जमा कराओ, मान लीजिए आपके पास 450 रुपये हैं तो जाके चलो ठीक है आप जमा कराओ। यानी कितनी भी किस्त आप कर सकते हो, कितनी भी बार डिपॉजिट यहाँ पे कर सकते हो। जब आप कितनी भी बार डिपॉजिट कर सकते हो तो इसका मतलब 12 महीने में 12 बार करेंगे नहीं, जितना भी मन है। अगर आप है, आपके पास आज हैं तो आज आप 150 के मल्टीपल में जाओ, जमा कराओ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अब 150 का मल्टीपल है तो साल में इसका मतलब ये कि चाहे कितना भी जमा कर दो, ऐसा नहीं है। क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम डिपॉजिट है, तो मैक्सिमम हम कितना जमा कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। ठीक है, कितना कर सकते हैं हम, 1.5 लाख रुपया यहाँ पे मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं एक साल में। अब हुआ क्या है कि अब जब आप डिपॉजिट करोगे तो डिपॉजिट करने पर क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगी, ब्याज मिलेगी। तो ब्याज जो मिलनी है वो कितनी है, इंटरेस्ट जो मिला है वो हमें पहले 8% मिलता था, इसी में चेंज आया है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आई है। तो 8% की जगह पर अब कितना मिलेगा, 8.2% मिलेगा। यानी इसका जो ब्याज दर है वो क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, ब्याज में वृद्धि कर दी गई। अब गर्ल चाइल्ड की बात करते हैं। अब इसमें गर्ल चाइल्ड की बात करेंगे तो कितनी गर्ल पर, मान लीजिए किसी के 2 बेटियां हैं, फिर तब भी मिलेगा क्या, तब भी मिलेगा। यानी आपके अगर 2 लड़कियां हैं, 2 गर्ल चाइल्ड हैं, तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरे की। 3 गर्ल चाइल्ड होने पर नहीं मिलेगा, 2 को ही मिलेगा, ऐसा नहीं 3 है तो नहीं मिलेगा, 3 में से 2 को मिलेगा सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ। लेकिन जब आपकी इस पे एक और कंडीशन आती है कि मान लीजिए आपका पहली टाइम में ट्विंस हो जाती हैं, 2 लड़कियां हो जाती हैं, और फिर उसके बाद में ट्विंस की कंडीशन में, ट्विंस की कंडीशन में आपको अगली बार में भी एक और लड़की हो जाती है, तब आपका 3 गर्ल चाइल्ड पर लाभ मिलेगा। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि यहाँ पर एडॉप्टेड चाइल्ड, एडॉप्टेड गर्ल चाइल्ड पर भी लाभ दे रही है सरकार। ठीक है, अगर आप किसी को गोद लेना चाहते हैं तो उस पर भी आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, इसमें इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप इनकम टैक्स पर क्या कहते हैं ना कि रेंज में भी आते हैं और आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मान लीजिए रेंज में आते भी हैं और इस पर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर नहीं लगेगा। भले ही आप मान लीजिए आप 10 लाख कमा रहे हो और 10 लाख पे आपने 1-1.5 लाख इस पे कब इन्वेस्ट कर दिया, तो आप पर जो इनकम टैक्स लगेगा वो 8 लाख पे लगेगा। ठीक है, तो अब इस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। फिर अब हमने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, ब्याज भी मिल रही है, निकालेंगे कब, पैसा जमा कर रहे हैं लेकिन पैसा कभी ना कभी तो निकालना पड़ेगा ना। तो इसमें मैच्योरिटी डेट आती है, यानी कब मैच्योर होगी ये, जब आपकी लड़की यानी आपकी बेटी जो है वो 21 साल की हो जाए या फिर उसकी शादी होने वाली हो, तो इस टाइम पे आप पैसे को निकाल सकते हो। ठीक है, तो इतना समझ में आया, सुकन्या समृद्धि योजना कब आई ये समझ में आ गया, क्या है ये समझ में आ गया, पर्पस क्या है और कितना किस वजह से न्यूज में आया था वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है,
न्यूज में किस वजह से आया था कि इसकी जो ब्याज दर है वो बढ़ा दी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्सपोसैट उपग्रह लॉन्च किया है? क्वेश्चन क्या दिया है? एक्सपोसैट। अब एक्सपोसैट क्या है? एक्सपोसैट एक सैटेलाइट है जो क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलैरोमीटर सैटेलाइट। क्या है? एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट। यहाँ पे होना क्या है, लॉन्च जो किया है वो किया है इसरो ने। ठीक है, ये भी आपको पता है कि अभी इसरो की गिनती बहुत अच्छे यानी अच्छे लेवल पे हो रही है। तो अभी हमने आदित्य L1 को भी लॉन्च किया सक्सेसफुल, कह सकते हो लैग्रांजे 1 पॉइंट पर हम पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा हम इसरो के द्वारा हमने चंद्रमा पर दक्षिणी पोल पर उतरने वाले हम पहले देश बने, और कई सारी उपलब्धियां अब आने वाली हैं। हम लोग निसार यानी नासा के साथ में भी निसार पर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सरे यानी पोलैरोमीटर। अब ये एक्सरे पोलैरोमीटर सैटेलाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे होना क्या है? यहाँ पे ये होना है, आप जानते हैं कि एक होता है आपका ब्लैक होल। ब्लैक होल में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। तो इसके पास में कोई भी चीज़ होती है, ये अपने आप उसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और फिर वो चीज़ गायब हो जाती है। ऐसे मान सकते हैं एक ईजी वे में। ठीक है, अब मान लीजिए कोई अगर मैं लाइट की रेज भी इस पर भेज दूँ, तो लाइट रेज जब इस पर जाती है तो लाइट रेज क्या होगी, जब लाइट किसी के पे जाएगी, किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकराने के बाद में वापस आएगी, तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब ब्लैक होल के पास में लाइट रेज पहुँचती है, जबकि ये फोटोन से बनी है, फिर भी ये इसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और अट्रैक्ट करने के बाद में लाइट रेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती, और रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमें वो ब्लैक होल जो है वो दिखाई भी नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस फोटोन को ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्ट करने के बाद उसमें एंट्री कर जाती है, तो इसका इसमें कुछ ना कुछ एमिशन भी होगा, कुछ ना कुछ उत्सर्जित भी होगा। तो उत्सर्जित क्या होता है, एक्स रे निकलती हैं। इससे क्या निकलती हैं, एक्स रे निकलती हैं। और स्टडी हम किसकी करेंगे, ब्लैक होल से निकलने वाली एक्स रे की स्टडी करेंगे, जिस वजह से इसको सैटेलाइट को भेजा गया है। कौन सा सैटेलाइट, एक्स रे पोलैरोमीटर सैटेलाइट। किसने भेजा है, इसरो ने भेजा है। और आपसे लॉन्चिंग का पूछा जाए तो PSLV C58 से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 जनवरी 2024 से किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? ब्रिक्स की अध्यक्षता की बात करते हैं। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है तो इसका मतलब क्या है कि अभी किसी को होस्टिंग मिलने वाली है, यानी अब उस ब्रिक्स को कोई और देश होस्ट करने वाला है। इसका मतलब क्या है, इससे पहले भी कोई देश होस्ट कर रहा होगा, अब कोई और कर रहा है। तो 2000 अगर आपसे पूछ लिया जाए 2023 में किसने होस्ट किया और 2024 से अब कौन होस्ट करने वाला है, दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ब्रिक्स एक संस्था है, ब्रिक्स एक ग्रुप है। ब्रिक्स क्या है कि आपके 5 कंट्री, BRICS, बी का मतलब ब्राज़ील, आर का मतलब आपका रशिया, आई का मतलब इंडिया, एस का मतलब सी का मतलब चाइना, और एस का मतलब अफ्रीका। ये 5 कंट्री का क्या है, एक ग्रुप है, ब्रिक्स नाम से है। इनका क्या है, जब 2008 में आपका कह सकते हो कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो उसका इफेक्ट देखने को मिला था, जिसके बाद से हम इन 4 देशों ने, जब ब्रिक्स बना था, तो ब्रिक्स में जब अफ्रीका नहीं बना था, तो ब्रिक में पहले केवल आपके 4 ही कंट्री थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था ब्रिक। ठीक है, ब्रिक जो बनाया, यानी कह सकते हो कि ये जो ग्रुप बनाया था वो 2008 से, यानी आया तो पहले से ही था, लेकिन 2008 से इसने काम करना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में 2010 में क्या जुड़ा, 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी ऐड हो गया। 2010 में एक और मेंबर जुड़ा जिसका नाम था साउथ अफ्रीका। जिसके बाद से इस ग्रुप का नाम क्या हो गया, ब्रिक्स। इसने काम किए, काम करने के बाद में क्या हुआ, 2015 के बाद से इसकी मीटिंग पर ईयर होना स्टार्ट हुई। 2014 के बाद से इसकी मीटिंग जो है पर ईयर होना स्टार्ट हुई। और उसके बाद में इसने एक बैंक बनाया और उसका नाम था ब्रिक्स बैंक, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया NDB में, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको कमेंट में डालना।
ठीक। अब आपसे पूछा गया है कि अध्यक्षता किसने संभाली है, तो अध्यक्षता अभी जो 2024 में संभाली है उसका नाम है रशिया। ठीक है, इसका ऑप्शन है सी। लेकिन 2023 का पूछा जाए तो किसके बाद आई है, साउथ अफ्रीका के बाद। इससे पहले यानी 2023 में पूरे साल ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली थी, साउथ अफ्रीका ने। अब कौन संभालेगा, रशिया। इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट बनती है, इसमें नए मेंबर भी ऐड किए जा रहे हैं, यानी ब्रिक्स का एक्सपेंड हो रहा है। ठीक, ब्रिक्स को एक्सपेंड भी किया जा रहा है, यानी नए मेंबर में 5 देश इसमें ऐड किए गए हैं, जिनका नाम है इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब और इसके अलावा ईरान। ये आपके क्या हैं, 5 कंट्री यानी 5 नए मेंबर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नए मेंबर कौन बने हैं। तो नए मेंबर हैं आपके इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब और ईरान। इनका भी इंटरेस्ट किस में आया, ब्रिक्स में आया। इसके बाद से इनको भी ऐड कर लिया गया है। तो ये ग्रुप 5 की जगह पे आप कितना है, 10 मेंबर का है। लेकिन आपको इसमें इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट बनता है कि एक देश ऐसा है जो इसमें शामिल हो रहा था, यानी 5 नहीं 6 देश शामिल हो रहे थे, वो था आपका अर्जेंटीना। इसने क्या किया, इसने अब मना कर दिया कि मैं अब ब्रिक्स में शामिल नहीं हो रहा हूं। अभी तक कितने हैं, मतलब 6 देश शामिल हो रहे थे, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया। अब 5 देश ही शामिल हो रहे हैं। पांचों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। स्थापना इसकी 2008 में हुई थी, 2010 में नया मेंबर जुड़ा था और 2024 में कितने मेंबर, 5 नए मेंबर और जुड़े। और ब्रिक्स की एक बैंक है जिसका नाम क्या है, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पीएम विश्वकर्मा कर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूटी बन गया है, पीएम विश्वकर्मा योजना। अब इंपॉर्टेंट क्या बनेगा इसमें, पीएम विश्वकर्मा योजना एक स्कीम है, पीएमबीवाई। ठीक है, इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 17 सितंबर 2023। कब लॉन्च किया गया था, 17 सितंबर 2023। इस दिन क्या था, विश्वकर्मा जयंती के दिन। यानी ये जो लॉन्च किया गया था विश्वकर्मा जयंती के दिन लॉन्च किया गया था, 17 सितंबर को 2023 को। इसका मतलब क्या है, पीएम विश्वकर्मा है क्या, विश्वकर्मा को तो आप जानते ही होंगे, देवताओं में आर्किटेक्चर थे ये। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर क्या मतलब है, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो लाई गई है लोन के लिए। यानी इसमें क्या किया जाएगा, आपको लोन दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, इसमें दिया जाएगा जो आपके शिल्पकार जो होते हैं। शिल्पकार कौन होते हैं, शिल्पकारों में आपका कौन आएगा, जैसे आपका लोहार हो गए, ठीक है, आपके मान लीजिए बढ़ई हो गए, ठीक है, बढ़ई के अलावा मान लीजिए इसमें सुनार हो गई। ये क्या है, शिल्पकार है। इनके अंदर क्या है, एक हुनर है। उस हुनर के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन हुनर है, तब क्या करेंगे, तब हम जाएंगे इस स्कीम के तहत। इस स्कीम के तहत क्या करेंगे, लोन लेंगे। और लोन कितना लेंगे, यहाँ पर जो लोन की लिमिट रखी गई है वो लिखी गई है 1 to 3 लाख। कितना, 1 से 3 लाख तक का लोन मिलेगा। 1 से 3 लाख तक का लोन। अब लोन देंगे तो इंटरेस्ट तो लेंगे ही लेंगे। इंटरेस्ट कितनी है, ये इंटरेस्ट रेट पूछी गई थी एक एग्जाम में, वो कितनी है, 5%। यानी आपको जो लोन दिया जा रहा है उस पर इतनी कम, यानी 5% की रेट पर आपको लोन दिया जा रहा है। और आपकी जो लिमिट है 1 से 3 लाख तक है। लेकिन इसमें 2 टेन्योर है। अगर आपका मतलब एक, सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो 1 लाख का लोन मिलेगा। 1 लाख का लोन जो होगा वो 18 महीने में आपको क्या करना है, वापस करना है। 5% की ब्याज पे मिलेगा। जब आप उसको 18 महीने में वापस कर देते हो तो आप अगले 2 लाख के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, यानी आपने 18 महीने में उसको वापस कर दिया और अगले 2 महीने में आप क्या होगे, इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले यानी कौन सा यूटी है जिसने इसको लॉन्च किया है, वो यूटी है आपका जम्मू कश्मीर। पीएम विश्वकर्मा को योजना को लागू करने वाला सबसे पहला यूटी कौन बना है, वो बना है जम्मू कश्मीर। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि आपके पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या, किसके लिए आई है, लोन के लिए आई है।
इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज है, ये क्या है, कोलेट्रल फ्री लोन है। कोलेट्रल फ्री लोन क्या होता है? कोलेट्रल फ्री लोन का मतलब है कि यहां पर आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, यानी जो लोन आपको मिल रहा है वो बिना गिरवी रखे हुए लोन मिलेगा। यानी आपको कुछ भी नहीं रखना है, आपको जाना है, आप इसके बाद में आपको लोन मिलेगा। अपनी जो स्किल्स हैं, आपके जो शिल्पकार जो भी स्किल्स हैं, उनको आपके हुनर के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, फिर उसके बाद में आपको लोन मिलेगा। 1 से 3 तक का लोन है, 5% का ब्याज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2024 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? अब गुजरात ग्लोबल की बात करते हैं तो गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर, गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है, ये कहाँ हो रही है? ये आपकी हो रही है, कहाँ पर होगी? यही नाम आपको दिख रहा है गुजरात है, तो गुजरात में ही हो रही है। लेकिन गुजरात में कहाँ हो रही है? गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर में। अब गांधीनगर में हो रही है, कहाँ किस, अब ये जो समिट हो रही है ये किस लिए होती है? यानी यहाँ पर क्या है, कंपनीज आती हैं, कंपनीज के अलावा कंट्री के कुछ मेंबर्स भी आते हैं, और वो क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए क्या करेंगे, इन्वेस्ट करने आएंगे। यानी राज्य में इन्वेस्ट करना, यानी राज्य में इन्वेस्ट बढ़ाना इस समिट का काम होता है। और ये सारे स्टेट करते हैं। आपने उत्तर प्रदेश की भी समिट देखी होगी। ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब यहाँ पर जो आने वाले हैं वो अदर कंट्री के मेंबर भी आने वाले हैं, इसलिए ग्लोबल क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। इन्वेस्टर का मतलब इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे। ठीक, तो कहाँ पर? गांधीनगर में। और गांधीनगर में भी कहाँ पर, सॉरी गांधीनगर का मतलब इसके बाद में कहाँ, इसमें जो मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट जो होंगे वो होंगे आपके पेट्र फियाला। कौन है? पेट्र फियाला। अब यह कहो क्या केवल यही आने वाले हैं? आने तो बहुत लोग हैं, यानी कई सारे मेंबर आने वाले हैं, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट यानी कह सकते हो चीफ गेस्ट, यानी सब जितने भी मेंबर होंगे उसमें चीफ होगा कोई, तो उस चीफ गेस्ट का नाम है पेट्र फियाला, जो कि क्या है, चेक रिपब्लिक के कौन है, पीएम हैं। ठीक है, चेक रिपब्लिक के कौन है, पीएम हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब इसका एडिशन पूछा जाए तो इसका एडिशन है 10th। ये जो हो रहा है इसका 10th एडिशन है। बाकी आपको इसमें आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आपको समझ लो कि गुजरात जो है, गुजरात के सीएम कौन है, गुजरात के राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है। बाकी का आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थानीय सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए, स्थानीय सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है? के स्मार्ट ऐप, ठीक है, एक एप्लीकेशन लॉन्च की है केरल सरकार ने। मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है सी। केरल सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, उसका नाम है के स्मार्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट को लेकर। अब क्या है, आपकी जो सरकारी योजना है, मान ली कोई स्कीम आई तो उस स्कीम के बारे में आपको नहीं पता चल रहा है, तो क्या होगा कि केरल सरकार ने एक एप्लीकेशन जारी की। उस एप्लीकेशन में क्या होगा, आपके पास में गवर्नमेंट की सर्विसेज को पहुंचाने के लिए यानी एक्सेस देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की, उसका नाम था के स्मार्ट। ठीक है, के स्मार्ट में इसमें क्या होगा, जितनी भी आपकी सरकारी स्कीम्स होंगी, कितनी भी यानी लोकल गवर्नमेंट की जो भी आपकी स्कीम्स होंगी वो सारी इसमें होंगी। इसके अलावा जो आपके लिए सर्टिफिकेट या फिर किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना पड़ता था, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, सिंगल क्लिक में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, अब इसमें ऐसे आपको पूछ रहे के स्मार्ट केवल इतना, अभी आपसे पूछ लिया जाए के स्मार्ट में एम का एब्रिविएशन बताइए, एम का मतलब क्या है, तब क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो क्या है, तो इसमें के का तो मतलब आपको पता है केरल होना चाहिए, और है भी। एस का मतलब क्या है, सॉल्यूशंस। ठीक है, के से केरल, एस से सॉल्यूशंस, और एम का मतलब यहां पे फॉर मैनेजिंग। ठीक है, एम से आपका मैनेजिंग हो गया, ए से हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, और ए से हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, आर से हो गया
आर से आपका हो जाएगा रिफॉर्मेशन। आर से हो गया आपका रिफॉर्मेशन। और टी से हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपसे कोई भी के स्मार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले या कुछ फुल फॉर्म पूछ ले तो आप फुल फॉर्म बता सकते हो। इसके अलावा आपसे पूछ ले के स्मार्ट में एम का मतलब क्या है तो आप बता सकते हो। ठीक है, के स्मार्ट में एम का मतलब मैनेजिंग है, आर का मतलब क्या है रिफॉर्मेशन है, टी का मतलब क्या है ट्रांसफॉर्मेशन है, और बाकी आपकी फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं केरल के सीएम कौन है, केरल के गवर्नर कौन हैं, ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है, आप इसको रटोगे तो ये आपको रटना ही है। तो सीएम कौन है आप जानते ही हैं, पिनरई विजयन है। कई बार न्यूज़ में आएंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएंगे कौन से स्टेट के कौन से सीएम है। ठीक है, पिनरई विजयन है और गवर्नर हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य ने अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रथम रैंक प्राप्त की है। अंतर संचालनी का मतलब है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें किसने सबसे पहले मतलब कह सकते हो कि इसको इम्प्लीमेंट करने में पहले नंबर पर कौन है। इसका मतलब क्या है, ये जो आपको दिख रहा है क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये है क्या। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसमें क्या है, कुछ पिलर्स हैं, कई सारे पिलर्स होते हैं। मतलब आपके इसमें क्या आता है, कोर्ट आता है, कोर्ट के अलावा इसमें पुलिस आती है, पुलिस के अलावा इसमें फॉरेंसिक जो साइंस की लेबोरेटरीज होती हैं, या प्रिजन होती है या जेल होती है। तो इनसे यानी जो सारे आपके जो चीज़ें दिख रही हैं, ये जो पिलर्स हैं, इन सब के बीच में क्या करेंगे, समन्वय बनाना, अपनी डेटा को, अपनी जो डेटा है उनको, इन्फॉर्मेशन को क्या करना, शेयर करना। ठीक है, यानी मान लीजिए पुलिस को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली और उसने क्या रखा, कोर्ट में रख दिया, कोर्ट में रखने के बाद में कोई ऐसा प्रूफ मिला, प्रूफ को कोर्ट ने क्या किया, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में पहुंचा दिया। यानी इन चीज़ों में क्या करना, डेटा और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। और शेयर करना के मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन में सबसे ज़्यादा, यानी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में सबसे ऊपर कौन है। अब ये तो समझ में आ गया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पिलर्स होते हैं, यानी जो भी जस्टिस के लिए जितने भी पिलर्स आते हैं उन पिलर्स में क्या होगा, आपस में समन्वय स्थापित होगा। समन्वय का मतलब हो गया कि वे अपने डेटा को शेयर करेंगे और अपना सिस्टम को और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसको बनाया किसके बिहाफ पे था, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, निर्देश दिया, तो आपके ये बन गया सिस्टम। अब इसको इम्प्लीमेंट करना, को इम्प्लीमेंटेशन का वर्क कौन करता है, यानी इसमें इम्प्लीमेंट करना का काम किसका है, यूनियन हेल्थ, यूनियन हेल्थ नहीं, होम मिनिस्टर। ये तो आपको पता होंगे कौन है, अपने गृह मंत्री कौन है, यूनियन होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं सारे। अब इसका इम्प्लीमेंट तो करा दिया, कार्यान्वयन करा दिया, अब इसमें भी टॉप पर कौन है सबसे ज़्यादा। मान लो किसी ने किया, जितने भी आपके स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं, तो उन स्टेट्स में भी सबसे अच्छा काम इस पर कर कौन रहा है, तो उसमें फर्स्ट रैंक मिली है आपके उत्तर प्रदेश को। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उत्तर प्रदेश टॉप पर आया है। अगर आपसे सेकंड पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश है, और थर्ड पूछ लिया जाए तो बिहार है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केरल के राज्यपाल, ये तो मैंने बता ही दिया था, आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल। राम मंदिर एक साझी विरासत, राम मंदिर साझी विरासत नाम की एक बुक है, ये किस पुस्तक लॉन्च की किसने, केरल के राज्यपाल ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है केरल के राज्यपाल कौन है, इसका आंसर तो आपको मिल ही गया है, आरिफ मोहम्मद कौन है, आरिफ मोहम्मद केरल के राज्यपाल हैं। और इन्होंने एक बुक, यानी इम्पोर्टेंट क्यों बनी, क्योंकि राम मंदिर एक साझी विरासत अभी हाल ही में बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए, और इन्होंने एक बुक, यहाँ पे बुक लिखी गई राम मंदिर एक साझी विरासत। इसको लिखा किसने था, अगर ये पूछ लिया जाए कि इस बुक को लिखा किसने था, तो लिखने वाले थे आपके गीता सिंह। किसने लिखा है, गीता सिंह। इसके अलावा आरिफ खान भारती।
ठीक है। अगर रिटर्न मतलब पूछा जाए कि राम मंदिर एक साझी विरासत जो बुक है, इसको लिखा किसने है, वो लिखा है गीता सिंह और आरिफ खान ने। और लॉन्च किसने किया है, वो किया है आरिफ मोहम्मद खान ने, जो कि केरल के कौन है, गवर्नर हैं, केरल के राज्यपाल हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ और भी दिख रहे हैं, मंगू भाई पटेल, कालराज मिश्र, विश्वभूषण हरिचंदन, ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट के कौन है, ये आपके गवर्नर हैं। तो मंगू भाई की बात करते हैं तो ये आपके मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। कालराज मिश्र की बात करते हैं तो ये आपके राजस्थान के गवर्नर हैं। और विश्वभूषण हरिचंदन की बात करते हैं तो ये आपके छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। क्योंकि ये याद क्यों रखने हैं, क्योंकि ये एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे। चुनाव होने के बाद में यहाँ पे सीएम बदले गए थे। सीएम बदलने के बाद इसमें इंपॉर्टेंट गवर्नर भी बन जाते हैं कि किसने शपथ लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरकार ने सेल के सेलम स्टील प्लांट के निजीकरण को रद्द करने का निर्णय लिया है। सेलम स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। अब ये क्या है, ये सेलम स्टील प्लांट अगर पूछा, ये स्टैटिक जी के है। करंट की बात करेंगे तो निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा था इसका, उसको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। पहले क्या था, इसको क्या धीरे धीरे गवर्नमेंट अपने जो भी जैसे कह सकते हैं सरकार है, केंद्र सरकार है, अपने क्या कर रही थी, अपने शेयर को बेच रही थी। तो उस बेचने के बाद में क्या हो जाती, प्राइवेट कंपनी हो जाती। उस चीज़ को क्या कर दिया गया है, उसको कैंसिल कर दिया गया है, यानी प्राइवेटाइजेशन को कैंसिल कर दिया गया है। क्वेश्चन है सेलम स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो ये जो राज्य है वो है आपका तमिलनाडु। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, तमिलनाडु में है सेलम स्टील प्लांट। ठीक, सेलम स्टील प्लांट के अलावा अब ये स्टील प्लांट किसके अंडर आते हैं, वो आते हैं सेल के अंदर, SAIL के अंडर। ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना यानी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला। कौन सा रॉकेट GSAT-20 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करेगा। GSAT-20 एक सैटेलाइट है, आपको नाम से पता होगा, ये GSAT-20 जो है इंडिया का सैटेलाइट है। लेकिन इसको जो लॉन्च कर रहा है, तो फिर क्या इंडिया ही कर रहा है, नहीं, GSAT-20 को लॉन्च कर रहा है फाल्कन 9 रॉकेट। अब फाल्कन 9 रॉकेट की बात आ रही है, तो फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो किसका है, स्पेस एक्स का। ठीक है, अब स्पेस एक्स किसकी है, एलन मस्क की। किसकी है, एलन मस्क की। लॉन्च क्या किया जा रहा है इस फाल्कन 9 से, GSAT-20 सैटेलाइट। क्या क्या लॉन्च हो रहा है, GSAT-20 सैटेलाइट। ठीक है, फाल्कन 9 से। अब फाल्कन 9 से यहां पर आप देखोगे फाल्कन 9 जो है ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। यानी जितने भी आपके रॉकेट जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद में वो अपने पेलोड को छोड़ देते हैं। स्पेस में छोड़ने के बाद में क्या करते हैं, वो जब पृथ्वी कक्षा में प्रवेश करते हैं वो जल जाते हैं। ठीक है, GSAT-20 फाल्कन 9 क्या है, फाल्कन 9 अपने पेलोड को छोड़ने के बाद में वापस से आ जाता है, यानी ये रीयूजेबल रॉकेट है। यानी जितने भी आपके रॉकेट हैं वो वन टाइम यूज के लिए हैं। लेकिन फाल्कन 9 क्या है, ये रीयूजेबल रॉकेट है। ये ऊपर पेलोड को छोड़ता है और बाद में वापस आके नीचे आ जाता है। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में वापस लौट आता है। तो लॉन्च कौन कर रहा है, फाल्कन 9 किसे लॉन्च कर रहा है, GSAT-20 को। और GSAT-20 किसका है, ये एक इसरो की सब्सिडरी है, इसरो की एक सहायक है। कौन, अब यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसरो की सहायक है NSIL। अभी क्वेश्चन बन सकता है कि NSIL की फुल फॉर्म क्या है, NSIL किसकी सहायक है, तो NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये किसकी सहायक है, ये इसरो की सहायक कंपनी है, ये कॉमर्शियल आर्म है इसी का। ये GSAT-20 का क्या करती है, संचालन करती है। और GSAT-20 को जब लॉन्च किया जाएगा, कहाँ से, फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाएगा, तो ये किसको बूस्ट करेगा, ये बूस्ट करेगा ब्रॉडबैंड कवरेज को, ब्रॉडबैंड कवरेज को बूस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहां पे बात आई है 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन, इसका गठन हो चुका है। ठीक है,
अब इसको गठन किया गया है, किसने किया है, करता कौन है, प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इसमें चेयरमैन भी बनाएंगे, तो प्रेसिडेंट किस, चेयरमैन का भी कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, क्या नाम है उनका, अरविंद पनगड़िया। तो ये बनाए क्यों जाते हैं, तो आपने एक टर्म सुना होगा जीएसटी। जीएसटी क्या है, जीएसटी एक टैक्स है। इसमें क्या है कि आपके इससे पहले क्या था कि जो स्टेट अपना टैक्स अलग लेता था, सेंट्रल अपना टैक्स अलग लेता था। तो जीएसटी आने के बाद में यहाँ पर यानी कलेक्शन ऑफ एक ही, यानी सारे टैक्स को खत्म करके एक ही टैक्स लाया गया जिसका नाम है जीएसटी। अब इसमें क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कैसे होगा, यानी पैसे का बंटवारा, पैसे का केंद्र और राज्य के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि इसमें से कितना, जो कलेक्शन टोटल आया है, इस टोटल कलेक्शन में केंद्र का कितना पार्ट है और राज्य का कितना पार्ट है। तो डिसाइड कौन कर रहा है, फाइनेंस कमीशन। तो अब जो कमीशन आया है वो कौन सा है, 16th फाइनेंस कमीशन। इसका गठन किया गया है, किसने किया है, प्रेसिडेंट ने किया है। और ये समझ लीजिए हर, इसका टेन्योर बात करेंगे, हर 5 साल में 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अब बात करते हैं 16th की बात है तो ये 15th भी होंगे। तो 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके एन के सिंह। ये किस थे, ये 15th के थे, एन के सिंह। पनगड़िया आपके 16th के हैं और के सी नियोगी जो हैं ये पहले थे। ठीक है, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, के सी नियोगी। चलो नेक्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। डेजर्ट साइक्लोन आपको नाम से ही समझ में आना चाहिए, डेजर्ट की बात हो रही है तो किसी ना किसी आपके मरुस्थलीय जो कंट्री होगी उसके साथ में आपकी एक्सरसाइज होती होगी। भारत की है, इसमें तो कोई और नहीं है, लेकिन यूएई जो है वो क्या है, डेजर्ट कंट्री है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएई के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। कौन सा, डेजर्ट साइक्लोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का मतलब क्या है कि पहले जो आपके जो सैनिक स्कूल बनाए जाते थे उसमें बॉयज़ को रखा जाता था, यानी एडमिशन जो होते थे वो बॉयज़ के हुआ करते थे। लेकिन अब आपको लड़कियों के भी या गर्ल्स के भी आपके क्या हो रहे हैं, एडमिशन हो सकते हैं। और उनके लिए अलग से क्या किया गया है, अलग से आपके सैनिक स्कूल बनाए गए हैं। और जो इसमें से यानी भारत का पहला सैनिक स्कूल, गर्ल्स सैनिक स्कूल कौन सा है, वो बनाया गया आपका कहाँ पर, वृंदावन में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, वृंदावन में। उसका नाम क्या है, संविद गुरुकुलम। ठीक है, क्या नाम है उसका, संविद गुरुकुलम। कहाँ पे ओपन किया गया है, वृंदावन में। किसके लिए, लड़कियों के लिए गर्ल्स सैनिक यानी सैनिक स्कूल बनाया गया है। जो पहले सैनिक स्कूल में बॉयज़ की मतलब गर्ल्स की एंट्री नहीं होती थी, बॉयज़ को ही एडमिशन मिलता था। अब गर्ल्स के लिए अलग से कॉलेज या स्कूल बनाए गए हैं। अब भारत मतलब क्या है कि यहाँ पर जो राजनाथ सिंह हैं ऐसे 100 स्कूल बनाएंगे, यानी पूरे इंडिया में ऐसे 100 स्कूल बनाने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला है। जब बात करते हैं स्पोक पर्सन की यानी प्रवक्ता की, ये क्या करते हैं कि जो भी आपके मिनिस्ट्री कर रही है या भारत का जो स्टैंड है एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, या फिर एक्सटर्नल जो मिनिस्टर हैं, कह सकते हो विदेश मंत्री हैं, उनका जो स्टैंड है उसको रखने का काम किसका होगा, स्पोक पर्सन का काम होगा। ठीक है, अब स्पोक पर्सन चुने गए हैं कौन से, कार्यभार किसने संभाला है, उनका कार्यभार संभाला है रणधीर जायसवाल ने। अब इसमें याद करने की चीज़ है कि रणधीर जायसवाल जो बने हैं वो यूएन जेनेवा के स्पोक पर्सन बने हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन यूएन जेनेवा में। ठीक है, यूएन जेनेवा में कौन, रणधीर जायसवाल। इससे पहले कौन थे, अरविंदम बागची थे। इससे पहले यानी उन्होंने, अब अगर पूछ लिया जाए किसका स्थान लिया है तो अरविंदम बागची का। अब यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट पार्ट देख रहे होगे, रुचिरा कंबोज, ये भी तो एक्सटर्नल अफेयर्स की कौन है, स्पोक पर्सन है। ये कहाँ की है, तो यहाँ पर एक संस्था है यूएन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं ये रुचिरा कंबोज। ठीक है, अगर पूछा जाए यूएन जिनेवा की
तो हैं आपके रणधीर जायसवाल। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला है भारत के विदेश मंत्री नाम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नाम शिखर सम्मेलन, नाम से समझ में आ रहा है नाम शिखर सम्मेलन क्या है? ये है आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि यूएस अपना ग्रुप अलग एक बना लेता है, ठीक है, और आपका रशिया अपना अलग ग्रुप बनाता है, तो उसी से यानी ना तो हम रशिया की तरफ है ना यूएन की तरफ है, हम लोग क्या है न्यूट्रल हैं। उस न्यूट्रल के लिए एक ग्रुप बनाया गया था, क्या नाम ग्रुप, नॉन अलाइंड मूवमेंट। यानी इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत 100 अब जो मेंबर हैं यानी कई सारे कंट्री इसमें शामिल हुए, इसमें 120 डेवलपिंग कंट्री हैं, इसमें 120 डेवलपिंग कंट्रीज को क्या है मेंबर है। ये कह सकते हैं यूएन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा मेंबर, दूसरा सबसे बड़ा या सबसे बड़ा ग्रुप है। ठीक है, तो इसकी जो किस देश में आयोजित होगा, इसकी जो मीटिंग होगी वो कहाँ पे होने वाली है, युगांडा में होने वाली है। युगांडा आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं भारत के रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, युगांडा जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की मेजबानी करेगा? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की बात करते हैं। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ये कहाँ हो रहा है, अयोध्या में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, अयोध्या में हो रहा है। राम मंदिर की स्थापना से पहले ही कुछ चीज़ें की जा रही हैं, जिसमें से एक और चीज़ है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। ये कहाँ पे किया जा रहा है, अयोध्या में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाते हैं हम, 4 जनवरी को मनाते हैं। 4 जनवरी को जो है आपका जो ब्रेल लुइस ब्रेल थे, इनका बर्थडे था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्रेल लिपि की जो प्रणाली थी उनका आविष्कार किसने किया था, लुइस ब्रेल ने किया था। जिसके बाद से 4 जनवरी को हम क्या मनाने लग गए, वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल लिपि जो है या कह सकते हो ब्रेल सिस्टम जो है वो किसके लिए, जो कम दृष्टि वाले या देख नहीं सकते उनके लिए बिंदुओं पर उभार, मतलब कह सकते हैं कुछ बिंदुओं पर क्या करते हैं, उभरे हुए बिंदुओं से इन ये लोग समझते हैं, इन लोगों को कह सकते हो कि पढ़ाई स्टडी भी उसी से ही करते हैं। तो जिस वजह से ये 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी आपको दिख रहे हैं 1 जनवरी, 4 जनवरी। जब आपके नेक्स्ट टॉपिक आएंगे, जब आपका मैं नया वीडियो लेके आऊँगा, तो जो जितने भी आपके दिन आ चुके होंगे उस दिन तक वो सारे कवर होंगे। तो अभी हमने 1 जनवरी को पढ़ा था, ये क्या है, डीआरडीओ फॉर्मेशन डे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामलला की मूर्ति का मूर्तिकार है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित किया जाना है। यानी एक इनमें से कोई एक हैं जिन्होंने क्या किया है, राम मंदिर में जो राम की जो मूर्ति लगनी है उसको क्या किया है, उसको बनाया है। तो उन बनाने वाले का नाम क्या है, अरुण योगीराज। और ये कहाँ से हैं, कर्नाटक से। किसने बनाया है, अरुण योगीराज ने। अब इस मूर्ति की खासियत है ये कि ये जो बनी है वो किससे बनी है, कौन से पत्थर से, कृष्ण शिला से बनी है। कृष्ण शिला यानी जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी मूर्ति पर या किसी मूर्ति पर जब हम लिक्विड के फॉर्म में, यानी चाहे आप पानी हो या फिर दूध हो या कुछ डालते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो मूर्ति क्या कर, या फिर वो पत्थर है, वो शिला है, वो क्या करने लग जाती है, रिएक्ट करने लग जाती है। उस रिएक्ट से वो मूर्ति धीरे धीरे क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है। तो इसको जो बनाया गया है वो कृष्ण शिला से बनाया गया है। इस पर लिक्विड फॉर्म से, यानी लिक्विड फॉर्म में कोई भी पार्टी कुछ भी डालते हैं या फिर कुछ भी हम अर्पण करते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये रिएक्ट, यानी पानी से या किसी लिक्विड फॉर्म से ये क्या करेगी, रिएक्ट ही नहीं करेगी। तो जिसके बाद में इस मूर्ति को चुना गया है और ये किसने बनाई है, अरुण योगी राज ने। ठीक है, अब आप बातें हैं, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। पीएम मोदी ने कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इस परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्यकारी एजेंसी है? यानी पीएम मोदी ने कहाँ पर, कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच में क्या किया है, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछवाई है। सबमरीन का यहाँ पे मतलब है अंडर वाटर, सबमरीन का मतलब अंडर वाटर। तो ये जो कोच्चि यानी कोच्चि से लक्षद्वीप के बीच में एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है, और इसको बिछाने का जो काम किया है वो बीएसएनएल ने किया है। किसने किया है, बीएसएनएल ने किया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आइलैंड्स को आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, यानी इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। ठीक,
तो ये थे आपके 1 से 6 जनवरी तक के करंट अफेयर जो मैंने आपको कवर कराए हैं। इसके अलावा जो जितना स्टैटिक जीके से हो सकता था वो मैंने स्टैटिक जीके का आपको कवर कराने की कोशिश की है। तो आपको हमारा प्रयास अब कैसा लगा ये आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा जो आपको समझ में नहीं आया हो उस चीज़ को भी आप कमेंट में पिन कर सकते हो। जो मैंने पूछा है वो ज़रूर आपको कमेंट में डालना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको आज मेरा अगर ये जो वीडियो आपको समझ में आया हो, आपके करंट अफेयर समझ में आया हो, स्टैटिक जीके का पार्ट समझ में आया हो, तो आपको क्या करना है, आपको यादबिन स्मार्ट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करना है और जितना हो सके जो लोग आपके एग्ज़ाम यानी जो आपके दोस्त है या फिर जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक आपको क्या करना है, इस वीडियो को और हमारे चैनल को पहुंचाना है, शेयर करना है, ठीक है। इसी के साथ में आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो कि आपके नेक्स्ट वीक का यानी वीकली करंट अफेयर्स में दूसरी सीरीज को लेके आएंगे, जिसमें आपका 6 के बाद में यानी 1 to 6 तक था, अब 7 से लेके आगे तक का आपका करंट अफेयर्स इसमें कवर किया जाएगा। जो चीज़ें नहीं समझ में आए आप बता सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या, आप ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर हमें क्या इम्प्रूव करना है, आपको लगता है कि हाँ सर इसमें ये कमी रह गई, तो आप बता सकते हो, बेझिझक आप बता सकते हो। हम इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उसको और अच्छा लाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।